तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक यूनिक टाइप की अंडररेटेड टर्किश हॉरर फिल्म जिसका नाम है द फ्यूनरल फीड योर लव। आपका मज़ा ख़राब ना हो इसलिए अभी इंट्रो में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना बता दूं कि रॉ मूवी और लीजा द फ्रैंकेनस्टीन का कंबाइन फील देती है, लेकिन ज़्यादा डार्कर वर्जन के साथ। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम केमल नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक हज ड्राइवर होता है, यानी वो शवान चलाता है। तन्हाई में डूबा एक अकेला आदमी जिसके पास ना तो कोई दोस्त है ना गर्लफ्रेंड है। माँ बाप खत्म हो चुके हैं। फैमिली में बस उसकी एक बहन आयशा है जो कि गांव वाले घर में अकेली रहती है और केमल सालों से ना उससे मिला है ना बात किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम शवान चलाना, खाली टाइम में टाइम पास करने के लिए अकेले में टीवी देखना, ड्रिंक करना या स्मोक करना, यही उसका डेली का रूटीन है। तो एक रात केमल को अकरम नाम का बंदा कॉल करके काम से बुलाता है। काम वही था, एक लड़की की डेड बॉडी को उसके घर वालों तक पहुंचाना था, लेकिन देर से 1 महीने के बाद। अकरम का कहना था कि फिलहाल ये बॉडी लेकर तुम कहीं गायब हो जाओ। केमल को समझ नहीं आता कि क्या बात हुई, बॉडी लेकर गायब हो जाओ मतलब। तब वो आदमी उसे पूरी बात बताता है कि असल में ये लड़की एक अमीर परिवार से है जो दूसरे शहर में रहते हैं। वो लड़की भागकर यहाँ पर आई थी और उसकी फैमिली वाले उसका मर्डर कर दिए हैं। ये ऑनर किलिंग का मामला है। फिलहाल बॉडी मुर्दाघर में पड़ी है और ऑटोप्सी भी नहीं हुई है। तो पुलिस केस से बचने के लिए उसके घर वाले चाहते हैं कि मामला ठंडा होने तक केमल बॉडी लेकर गायब हो जाए। इस बीच ये लोग सारे सबूत वगैरह भी मिटा देंगे और फिर बाद में वो लोग उसका स्टेज फ्यूनरल कर देंगे और इस तरह से सबकी आंखों में धूल झोंक कर ये लोग अपने क्राइम पर पर्दा डाल देंगे। इस काम के लिए केमल को खूब सारे पैसे ऑफर होते हैं, लेकिन केमल फिर भी साफ मना कर देता है क्योंकि ना तो उसे पैसे का लालच था और ना ही उसे कोई इलीगल काम करना था। तो अकरम उसको समझाता है कि इसके घर वाले बहुत पावरफुल लोग हैं, हॉस्पिटल वालों से भी इनकी सेटिंग हो गई है, वो रिकॉर्ड्स वगैरह भी मिटा देंगे और तुम्हारा डायरेक्टर भी हमारे साथ है। काम से मना किए तो पैसे तो तुम्हारे हाथ से जाएंगे, ऊपर से जॉब भी जाएगी। बस फिर क्या था, मजबूरन केमल उनका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कुछ करप्ट स्टाफ मेंबर्स की हेल्प से वो हॉस्पिटल से डेड बॉडी निकाल कर केमल की गाड़ी में लोड करवा देता है और साथ में उसे पैसे और फोन भी देता है। जाने से पहले केमल लड़की का नाम पूछता है। अकरम कहता है कि नाम जानकर क्या करोगे, लेकिन केमल कहता है कि मुझे जानना है। तो अकरम बताता है कि लड़की का नाम ज़ैनब है। इसके बाद केमल गाड़ी लेकर होटल चला जाता है। फिर सुबह होटल से वो एक बार में जाता है और पूरा दिन वहीं काटता है। फिर रात को जब केमल वापस लौटता है तो उसे गाड़ी से ग्रंटिंग टाइप की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बंद नाक से जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। केमल जब गाड़ी खोलकर देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। ये आवाज़ ज़ैनब ही निकाल रही थी। एक डेड बॉडी को ऐसे सांस लेता देख केमल बहुत डर जाता है। तुरंत बाहर आकर पहले वो गाड़ी बंद करता है और अकरम को कॉल करने लगता है, लेकिन अकरम कॉल नहीं उठा रहा था। तो केमल फिर अपने होटल वाले रूम में ही चला जाता है। उसे नींद टाइप सा भी हो रहा था, तो बेड पर ही लेटा हुआ कॉल लगाता रहता है, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इसी दौरान केमल की आंख लग जाती है। फिर सपने में वो क्या देखता है कि कोई ब्लैक मास्क पहना आदमी जो किसी कल्ट का मेंबर लग रहा था, वो बेचारी ज़ैनब को बालों से पकड़कर घसीट रहा था और इसी तरह वो ज़ैनब को वहां से एक रूम की तरफ ले जाता है। केमल उन्हें फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है तो सामने एक बंद दरवाज़ा था जिस पर किसी कल्ट का सिंबल बना था। फिर केमल जब अंदर देखने जाता है तो तब तक ज़ैनब को मार दिया गया था, वहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। केमल करीब से उसे देखने जाता है, तभी अचानक ज़ैनब अपनी आँख खोलती है। इसी के साथ केमल की भी आंखें खुल जाती हैं, वो नींद से जाग जाता है। इस सपने के जरिए केमल ज़ैनब के दर्द और उसकी सफरिंग को कुछ हद तक फील कर पाया था, जिससे ज़ैनब के प्रति उसके मन में एक स्ट्रॉन्ग सिंपैथी जनरेट हो जाती है। बस फिर क्या था, वो तुरंत ज़ैनब को गाड़ी से निकालकर अंदर ले आता है। ज़ैनब की बॉडी पर चोट के कई निशान थे, जिससे कि पता चलता है कि उसे मारने से पहले काफ़ी टॉर्चर किया गया था। बावजूद ज़ैनब एक जिंदा लाश है, केमल को उससे अट्रैक्शन फील होने लगता है। उसे ज़ैनब से प्यार हो जाता है और उसकी केयर करने लगता है। सबसे पहले तो उस पर से ब्लड वगैरह साफ करता है, फिर दुकान जाकर बढ़िया से कपड़े खरीदता है और लाकर ज़ैनब को पहना देता है। यहाँ मैं बता दूँ कि ज़ैनब सिर्फ देख और सुन सकती है, वो बोल नहीं सकती और उसके हाथ पैर भी काम नहीं करते। फिर रात में जब सोते सोते अचानक केमल की नींद खुलती है तो क्या देखता है कि ज़ैनब बेड से नीचे गिरी पड़ी थी। तो वो तुरंत उसे उठाकर बैठा देता है, लेकिन इतनी देर में ज़ैनब की हालत बिगड़ गई थी और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वो चौंक कर रही थी। तो केमल तुरंत उसके लिए पानी लेकर आता है, लेकिन ज़ैनब से पानी भी नहीं पिया जा रहा था। इसी दौरान उसे खून की वॉमिट भी हो जाती है, यानी वो मर रही थी। ये देखकर केमल पैनिक कर जाता है। वो ज़ैनब को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। खैर फिलहाल तो ज़ैनब को उठाकर बाथरूम ले जाता है
और उसके फेस पर से ब्लड को साफ करने लगता है। तभी इसी दौरान ज़ैनब उसके हाथ को अजीब तरह से स्मेल करने लगती है और देखते ही देखते उसे खाना शुरू कर देती है। और केमल रेसिस्ट भी नहीं करता, उसे खाने देता है और उसके हाथ से एक बड़ा बाइट लेने के बाद ज़ैनब की हालत सुधर भी जाती है। तब जाकर केमल को समझ आता है कि ज़ैनब किसी वैम्पायर या ज़ॉम्बी जैसी है। उसे सर्वाइव करने के लिए ताज़ा इंसानी खून या मांस की ज़रूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़ैनब केमल को काट ली है तो वो भी उसकी तरह बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़ैनब ना तो पूरी तरह वैम्पायर है और ना ही ज़ॉम्बी है। ज़ॉम्बीज में तो दिमाग भी नहीं होता है, जबकि ज़ैनब सोच और समझ सकती है। ज़ैनब की जो अनडेड स्टेट है वो काफ़ी यूनिक टाइप की है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। खैर अब कहानी को कंटिन्यू करते हैं। जहाँ केमल का प्यार धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदल गया था, वो ज़ैनब के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अब ज़ैनब को जब भी भूख लगती तो केमल उसे अपनी बॉडी का मांस खाने देता और बाद में पट्टी वट्टी करवा लेता, दवाई भी ले लेता। रूम आकर जब केमल अपने कपड़े उतारता है तो हम देख पाते हैं कि ज़ैनब ने कैसे उसे जगह जगह से काटा हुआ था। अब वो चैन से आकर बैठा ही था कि ज़ैनब पीछे से आकर उसे स्मेल करने लगती है और उसके कंधे से एक बाइट ले लेती है। खैर ज़ैनब को फीड कराकर अब वो भी बाहर खाने जाता है, लेकिन उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, वो चम्मच भी नहीं पकड़ पा रहा था। ज़ैनब की भूख प्यास मिटाते मिटाते कहीं यही ना निपट जाए। खैर दूसरी तरफ ज़ैनब पहले से बेटर होती जा रही थी, उसके हाथ पैर भी सही से काम करने लगे थे। गलती से केमल डोर खुला ही छोड़ गया था, जिस वजह से ज़ैनब खुद से डोर खोलकर बाहर चली जाती है। इसी बीच केमल होटल की तरफ ही आ रहा था। वो ज़ैनब को बाहर टहलते हुए देख लेता है और फिर तुरंत ही वो उसे लेकर वापस होटल आ जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम बाहर क्यों गई थी, कोई देख लेता तो, पता है हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। लेकिन फिर दूसरे पल वो शांत हो जाता है और फिर प्यार से समझाता है कि प्लीज़ दोबारा ऐसा मत करना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हमेशा तुम्हारे लिए लौट कर आऊँगा, फिर मेरे बिना अकेले कहीं मत जाना। तभी डोर पर नॉक नॉक होता है। केमल उसे धीरे से कहता है कि आवाज़ मत करना, मैं अभी आया। फिर वो बाहर जाकर देखता है तो वो होटल का मैनेजर होता है, जो रूम सर्विस के लिए पूछने आया था, लेकिन केमल मना करने लगता है। फिर मैनेजर कहने लगता है कि एक स्टाफ बता रही थी कि उसे रूम से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, सब ठीक तो है। जिस पर केमल उसे बात में घुमाकर लौटा देता है। वो समझ गया था कि होटल वालों को शक हो गया है और अब यहाँ ज़्यादा दिन रहना ठीक नहीं होगा। खैर फिर शाम को वो रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ पर वो एक लड़के से मिलता है। वो उसे थोड़ा परेशान सा लग रहा था तो उसे बातें वगैरह करने लगता है और बातों ही बातों में उसकी परेशानी का रीज़न पूछ लेता है, जिस पर वो लड़का उसे शुरू से पूरी बात बताता है कि शहर से बाहर एक लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा था। वो लड़की सीरियस थी लेकिन ये नहीं था। फिर जब उसका मन भर गया तो वो उसे छोड़कर वापस यहाँ आ गया और उसे घोष कर दिया। उसकी कॉल्स भी इग्नोर करने लगा, लेकिन फिर एक दिन वो कॉल उठा ही लिया। तब वो लड़की उसको बताया कि वो प्रेग्नेंट है और उसे एक्सेप्ट करने के लिए कहने लगती है, लेकिन ये लड़का साफ मना कर दिया। अब उस लड़की के भाई को ये पता चल गया और वो इसे मारने के लिए अब इसी टाउन में घूम रहा है और ये उसी से छुपता फिर रहा है। केमल को तो मन ही मन उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि इन जैसे लड़कों की वजह से ही बेचारी ज़ैनब जैसी लड़कियों को सहना पड़ता है, उनकी ऑनर किलिंग तक हो जाती है। लेकिन अभी उसे कुछ नहीं कहता, उल्टा मदद का हाथ बढ़ाता है। कहता है कि भाई टेंशन मत ले, मैं तुझे शेल्टर प्रोवाइड करूंगा, और उसे अपने साथ होटल लेकर जाने लगता है। और रास्ते भर वो लड़का उसे थैंक यू बोलने लगता है कि भाई तेरा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा वगैरह वगैरह। और केमल चुपचाप अपनी बेल्ट निकाल रहा था। फिर होटल पहुंचकर केमल एकदम शांत हो जाता है। इससे पहले कि वो लड़का कुछ समझ पाता, एकदम से उस लड़के पर अटैक कर देता है और उसी बेल्ट से दम घोंटकर उसे ख़त्म कर देता है और उसकी डेड बॉडी ले जाकर ज़ैनब के सामने रख देता है, या कहीं कि परोस देता है। बस फिर क्या था, ज़ैनब खतरनाक तरीके से उसके करीब आती है और उसकी गर्दन को नोचकर खाने लगती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि केमल उस आदमी को पीसेस में काट कर टिफिन बॉक्स में पैक कर देता है। फिर सब जगह से ब्लड वगैरह साफ करता है। ज़ैनब के फेस पर पूरा ब्लड लगा हुआ था, उसे भी साफ करता है और उसके सर पर जो बड़ा सा घाव था उसे ढकने के लिए कैप पहना देता है और उसे बताता है कि हम लोग आज यहाँ से निकल रहे हैं। इसके बाद वो ज़ैनब को लेकर निकल जाता है। ज़ैनब बिल्कुल इंसान की तरह ही लग रही थी, किसी को शक नहीं होता कि वो एक जिंदा लाश है। फिर रास्ते में केमल एक जगह पर गाड़ी रोक देता है क्योंकि दोनों को ही भूख लगी थी। केमल तो ब्रेड वाला पाव निकालकर खाने लगता है और ज़ैनब टिफिन से उस लड़के का हाथ निकालकर खाती है। इसी तरह दोनों का सफर आगे बढ़ता है। ज़ैनब को जिंदा रखने के लिए, उसकी भूख मिटाने के लिए केमल मर्डर पे मर्डर किए चले जा रहा था। वो अब एक सीरियल किलर बन गया था। फिर एक रात केमल शॉप से खुद के लिए खाने का सामान और पानी की बोतल वगैरह लेने लगता है। तभी टीवी पर केमल के बारे में न्यूज़ आ रही थी कि एक सीरियल किलर ने टाउन में आतंक मचा रखा है, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। घटना स्थल पर हर बार एक शव वाहन देखने की भी बात की जा रही थी। दुकानदार ये सुनते ही बाहर खड़ी शव वाहन देखने लगता है। उसे केमल पर शक हो रहा था कि यही वो सीरियल किलर तो नहीं। केमल भी ये भाप लिया था
कि ये मुझ पर शक कर रहा है, तो वो सामान लेकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है। केमल को लगने लगता है कि अब ऐसे बाहर घूमना सेफ नहीं है, उन्हें कहीं तो शेल्टर लेना पड़ेगा, और इसके लिए वो अपने पुराने घर जाने की सोचता है जहाँ पर उसकी बहन आयशा रहती थी। बस फिर क्या था, वो ज़ैनब के साथ अपने पुराने वाले घर चला जाता है। फिर ज़ैनब को गाड़ी में ही वेट करने के लिए बोलकर अकेला जाकर आयशा से मिलता है। सालों बाद आयशा उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसे थोड़ा अजीब भी लगता है कि इतने सालों बाद इसे अपनी बहन की याद कैसे आई। वो उसे पूछती भी है कि तुम किसी मुसीबत में तो नहीं हो, लेकिन केमल कहता है कि बहन ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ पैसे आए हैं तो सोचा तुम्हें देता चलूं, लगा तुम्हें ज़रूरत होगी, और उसे बताता है कि कुछ दिन वो यहीं रुकेगा। इसके बाद फिर केमल ज़ैनब को उसी घर के एक सेपरेट रूम में लेकर आता है और उसे बताता है कि कुछ दिन हम लोग यहीं रुकेंगे। फिर ज़ैनब को भूख लगती है तो उसके लिए खाना लेने जाता है। हम देखते हैं कि गाड़ी में ही वो बॉडी पीसेस स्टोर करके रखा हुआ था, लेकिन अब मांस सड़ चुका था और खून सूख चुका था। अब ये ज़ैनब के काम का नहीं था, क्योंकि उसे फ्रेश ब्लड और मांस लगता है। तो केमल ताज़ा इंसानी खून और मांस का जुगाड़ करने निकल जाता है। इधर ज़ैनब चुपचाप बेड पर ही लेटी केमल का वेट कर रही थी। तभी बाहर आयशा आकर लकड़ी काटने लगती है, जिसकी आवाज़ से ज़ैनब उठकर उसे देखने जाती है। तभी इसी बीच वो खुद को मिरर में देख लेती है। इसी दौरान वो अपनी छाती पर वही कल्ट वाला सिंबल बना देखती है, जिससे उसे सब याद आने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ था। तभी अगले ही पल उसकी आंखें पिच ब्लैक हो जाती हैं, जिसके बाद उसे खिड़की से कुछ मास्क पहने क्रीपी से लोग दिखाई देते हैं। ज़ैनब उन्हें पहचान लेती है कि यही लोग उसको मारे थे। वो पैनिक कर जाती है और खिड़की पीटने लगती है, लेकिन असल में ज़ैनब भी हेलुसिनेट कर रही थी। बाहर सिर्फ आयशा थी जो खिड़की पीटने की आवाज़ नोटिस कर ली थी और वो उधर देखने आने लगती है। इधर ज़ैनब पलटती है तो अब वो लोग उसके पीछे दिखाई देने लगते हैं, जिससे वो बहुत डर जाती है और पीछे हटने लगती है। इतने में आयशा आकर डोर को नॉक करती है और पूछती है कि केमल, अंदर तुम हो क्या? लेकिन ज़ैनब अब बिल्कुल चुप हो जाती है। बाहर आयशा देखती है कि रूम तो बाहर से लॉक है, तो फिर अंदर कोई कैसे हो सकता है। तो वो खिड़की से देखने लगती है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तो फिर वो वापस लकड़ी काटने चली जाती है। तब जाकर ज़ैनब चैन की सांस लेती है कि अभी तो पकड़ी जाती। दूसरी तरफ केमल शिकार की तलाश में घूम रहा था, लेकिन अभी तक उसे कोई नहीं मिला था, क्योंकि न्यूज़ के चलते अब लोग बाग अलर्ट हो गए थे। तभी उसे एक अकेली लेडी दिख जाती है और वो उसे फॉलो करने लगता है। शव वाहन को इस तरह फॉलो करते देख वो लेडी भी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो तेज तेज चलने लगती है कि तभी केमल को अकरम का कॉल आता है। वो उससे बात करने में बिजी हो जाता है और इतने में वो लेडी वहाँ से निकल जाती है और केमल को ऐसे ही वापस लौटना पड़ता है, जिसके लिए वो ज़ैनब से सॉरी बोलता है कि मुझे कोई नहीं मिला और बताता है कि अकरम का कॉल आया था, टाइम आ चुका है, तुम्हारी फैमिली वाले तुम्हारा वेट कर रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली वालों को नहीं दूंगा, हम दोनों कहीं भाग जाएंगे। लेकिन ज़ैनब मना कर देती है और केमल का हाथ पकड़कर अपनी आंखों के जरिए उसे विजन दिखाती है, जहाँ पर ज़ैनब को एक बेड से बांधा हुआ था और वो कल्ट वाला बंदा नाइफ से उसकी चेस्ट पर वही सिंबल बना रहा था। इसके बाद ज़ैनब अपना गुस्सा दिखाने लगती है। वो कहना चाह रही थी कि वो उनसे भागना नहीं चाहती, बल्कि उनसे बदला लेना चाहती है जिन्होंने उनके साथ ये किया। फिलहाल केमल उसे किसी तरह समझाकर शांत करता है कि गुस्सा मत करो। फिर अगले दिन वो एक ऑटोमोबाइल शॉप पर जाता है, जहाँ पर हकान नाम का लड़का काम करता था और वो उसे जानता था। केमल को यहाँ अपनी गाड़ी का कलर चेंज करवाना था, क्योंकि न्यूज़ में उसकी गाड़ी के बारे में बात फैल गई थी। केमल हकान को एक्स्ट्रा पैसे भी देता है ताकि वो उसे ना तो किसी को बताए और ना ही अपने रिकॉर्ड में इस बात को मेंशन करे, और इतने पैसे देकर हकान उसकी बात मान भी लेता है। लेकिन हकान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि केमल क्या कांड करता चल रहा है। खैर, दूसरी तरफ केमल की गैर मौजूदगी में आयशा फिर से रूम में देखने जाती है। इस बार खिड़की से देखने पर उसे ज़ैनब घूमती हुई दिख जाती है, लेकिन क्लियर दिखाई नहीं देती। तो वो डोर नॉक करके पूछती है कि अंदर कौन है, जवाब दो। लेकिन जब कोई रिप्लाई नहीं आता तो की होल से झांकने लगती है और सामने से ज़ैनब उसे झांक रही थी, जिससे घबराकर वो वहाँ से भाग जाती है। अब आयशा को तो लगता है कि केमल किसी लड़की को किडनैप करके ले आया है, जिससे वो भी फंस जाएगी। तो सोचने लगती है कि उस लड़की को यहाँ से छुड़ाकर पुलिस को जाकर सब बता दूंगी। दूसरी तरफ हकान गाड़ी को पेंट वेंट कर दिया था। फिर कलर अच्छे से दिखाने के लिए वो लाइट ऑन कर देता है, लेकिन तभी वो कार के अंदर लटके हुए बॉडी पार्ट्स देख लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, केमल तुरंत एक भारी टूल से हकान पर अटैक कर देता है और उसी से पीट पीट कर उसे खत्म कर देता है। इधर आयशा डुप्लीकेट कीज से रूम खोलकर ज़ैनब को देखने आती है, लेकिन जैसे ही ज़ैनब उसके सामने पलटती है तो उसकी पिच ब्लैक आंखें देखकर वो बहुत डर जाती है और पीछे हटने लगती है और ज़ैनब उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तो आयशा अपने बचाव में एक रॉड उठा लेती है कि दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना। लेकिन ज़ैनब फिर भी नहीं रुकती।
तो अपने बचाव में आयशा उसे स्टैब कर देती है। फिर किसी तरह ज़ैनब खुद ही उस रॉड को निकालती है और मुंह से खून उगलते हुए नीचे गिरकर तड़पने लगती है। ये देखकर आयशा रोने लगती है कि ये मुझसे क्या हो गया। फिर जब केमल वापस लौटता है तो वो क्या देखता है कि ज़ैनब घायल हालत में ज़मीन पर पड़ी थी और साइड में आयशा बैठकर रो रही थी। ये सब देखकर केमल आयशा पर गुस्सा करने लगता है कि ये तुमने क्या कर दिया। आयशा क्या बोलती, वो तो बस रोए चली जा रही थी। फिर केमल ज़ैनब से कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और उसे गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है। फिर रास्ते में केमल को सपना आता है जिसमें कि वो खुद को किसी बर्फीले एरिया में पाता है। वहां पर वही कल्ट के लोग घेरा बनाकर खड़े थे। केमल उनके बीच घुसकर देखता है तो नीचे खून से लथपथ ज़ैनब पड़ी थी। ये देखकर केमल टूट जाता है। तभी इतने में उसका सपना भी टूट जाता है। ये सपना उसे इसलिए आया था क्योंकि वो ज़ैनब को खोने से डर रहा था। खैर ज़ैनब अब ठीक थी और वो रिकवर भी हो चुकी थी और दोनों एक अबेंडन घर में छुपे थे। तभी केमल देखता है कि बाहर एक पुलिस वाला घूम रहा था और उसकी वैन में ही ताका झाकी कर रहा था। तो केमल पीछे से उसे मारने आता है, लेकिन ऑफिसर मिरर में देखकर अलर्ट हो गया था। समय रहते वो केमल के अटैक से बच जाता है और फाइट बैक करते हुए उल्टा केमल को ही पीट कर धूल चटा देता है और फिर उस पर गन तान देता है। लेकिन तभी ज़ैनब आकर केमल को बचाती है और पुलिस वाले की गर्दन पर काट लेती है। वो उसे जान से तो नहीं मारती लेकिन घायल कर देती है और फिर केमल की तरफ देखती है मानो कह रही हो कि यहीं तक था जो था, क्योंकि उसका मेन मकसद केमल नहीं बल्कि अपना बदला लेना था। और फिर वो वहां से जाने लगती है। तभी केमल खुद को संभाल कर ज़ैनब के पीछे जाता है, उसे रोकता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन ज़ैनब नहीं रुकती, उसे बस अपना बदला लेना था और उसे वही दिखाई दे रहा था। तब केमल कहता है कि ज़ैनब, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें बदला लेना है ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तब ज़ैनब रुक जाती है। बस फिर क्या था, अगले दिन केमल अकरम को कॉल करके बता देता है कि मैं ज़ैनब को लेकर आ रहा हूँ और ज़ैनब के साथ उनके बताए हुए रास्ते पर निकल पड़ता है। लेकिन पूरी तैयारी के साथ वैन के अंदर खूंखार ज़ैनब तो थी ही, साथ ही साथ ढेर सारे हथियार भी थे। फिर कुछ घंटों के सफ़र के बाद वो उनकी जगह पर पहुँचते हैं, जो कि बिल्कुल वैसे ही बर्फीला टाइप एरिया था जो अपने सपने में देखा था। वहाँ पर सब लोग मास्क पहने घूम रहे थे। तभी बिना मास्क के एक लड़का और लड़की वहाँ पर आते हैं जो मे भी ज़ैनब के भाई और बहन थे। वो दोनों केमल को लेकर अपने डैड से मिलाने जाते हैं, जो कि इस कल्ट का लीडर भी था, यानी ज़ैनब को खुद उसका बाप ही मारा था। वो केमल को थैंक यू बोलता है कि मेरी बेटी की बॉडी को यहाँ तक लाने का शुक्रिया, और बताता है कि आज रात हम एक मिडनाइट सेरेमनी करने वाले हैं जिसमें हम ज़ैनब से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे, यानी उसका फ्यूनरल कर देंगे। सेरेमनी में वो केमल को भी इन्वाइट करता है एज अ ऑनर गेस्ट। फिर केमल गाड़ी में बैठकर रात होने का वेट करता है। रात होते ही सब लोग मशाल लेकर निकलते हैं और सेरेमनी की तैयारी करने लगते हैं। फिर उनके दो लोग गाड़ी से ज़ैनब की बॉडी निकालने जाते हैं, लेकिन ज़ैनब को दो पैरों पर खड़ा देखकर वो शॉक हो जाते हैं और इतने में ज़ैनब उन पर अटैक कर देती है। फिर केमल भी उसे ज्वाइन कर लेता है। उसके पास गन, हथियार जो भी थे सबका यूज करके वो एक एक करके सबको मारने लगता है। देखते ही देखते दोनों मिलकर उनका पूरा ग्रुप साफ कर देते हैं। लास्ट में ज़ैनब का बाप बचता है जो वहां से भागने लगता है और जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन ज़ैनब उसका पीछा जंगल तक करती है। आखिरकार वो उसे दबोच ही लेती है और उसकी गर्दन पर काट कर उसे भी खत्म कर देती है और फिर जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ तो नहीं निकलती, लेकिन अंदर जो गुस्सा और दर्द भरा था वो बाहर आ गया था। तो आखिरकार ज़ैनब का बदला पूरा हो गया था। फिर वो शांत हो जाती है और केमल के पास वापस आती है और फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है। और अब बात करते हैं ज़ैनब की अनडेड स्टेट के बारे में कि आखिर वो है क्या। तो ज़ैनब असल में एक हॉटलॉक है। टर्किश फोकलोर के अकॉर्डिंग कोई इंसान तब हॉटलॉक बनता है जब टाइम पर या प्रॉपर तरीके से बरियल ना किया जाए और मरने वाले की हत्या हुई हो या कोई अधूरी इच्छा रह गई हो, जैसे रिवेंज वगैरह लेना। इस तरह के केस में कोई इंसान हॉटलॉक बनकर वापस आता है। तो कायदे से रिवेंज के बाद ज़ैनब को अनडेड स्टेट से अब रेस्ट इन पीस वाले स्टेट में चले जाना था, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि शायद अभी भी कुछ इच्छाएं बची हैं जो उसे इस वर्ल्ड से कनेक्ट कर रही हैं। असल में वो भी केमल से प्यार करने लगी है, तभी तो लास्ट में उसके पास वापस आती है। फिल्म में ऑनर किलिंग जैसे एक सीरियस सोशल इशू को भी दिखाया गया है कि किस तरह एक्सट्रीम पैट्रियार्क कंट्रोल और ऑनर के चलते महिलाओं की ऑटोनॉमी को सप्रेस करते हैं, बात न मानने पर उनकी जान तक ले लेते हैं। टर्की के कुछ एरिया से ऐसे बहुत केस सामने आते हैं, ज्यादातर कंजर्वेटिव टाइप एरियाज, जहाँ लड़की को मारकर बाद में उसका स्टेज फ्यूनरल करके हत्या वाली बात छुपा देते हैं और एक्सीडेंट या खुदकुशी बता देते हैं। कुछ तो ऐसे केसेस भी हैं जहाँ लड़की पर ही दवा बनाकर उससे खुदकुशी करवा देते हैं।
अब इन सब पर लॉस तो बने हैं, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट है इस तरह की घिनौनी पैट्रियार्क सोच का खत्म होना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक वाइक करना मत भूलिएगा। इससे वीडियो की रीच अच्छी हो जाती है, ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाती है। और अगर आपको एक कंप्लीट मूवी देखनी है तो यूट्यूब पर ही देख सकते हैं। सिनाजे द फ्यूनरल करके सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगी। तो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।